चलिए, मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बताया था कि एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था, चलिए मैं थोड़ा देर में समझा भी दूंगा। पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है, हमें बताना है कि किसका एंथैल्पी जो है ज्यादा होगा या कम होगा या इक्वल होगा। हमने एंथैल्पी का जो फॉर्मूला था वो क्या लिखा था, डेल्टा एच Delta S equal to Q plus W U plus Q W डेल्टा plus यू W, प्लस delta U plus W. Q plus W. वेरी गुड। इसको हम लोग इंटरनल एनर्जी को ना ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा भी था कि इंटरनल एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से भी हम E लोग क्या से रिप्रेजेंट कर देते हैं। Okay. अब हमने कहा था कि इसका ना एक और फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ठीक है, और आपको मैंने कहा था डेल्टा एनजी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। मैंने कहा था मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ Reactant. Reactant. ओके। हमने क्या कहा था कि जो ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हमने कहा था कि ये जो मोल लीजिएगा किसका लीजिएगा, गैसियस का लीजिएगा। अच्छा, मुझे अगर मैंने सॉलिड और लिक्विड का लेना हो तो क्या लेंगे, 0. बोलेंगे 0. सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एनजी की वैल्यू जो है गैस का लीजिएगा, ना कि सॉलिड एंड लिक्विड का। तो ठीक है सर, मुझे ये समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, हमने क्या करा कि यहाँ से इसके लिए जो हमने क्या लिखा कि एन की जो वैल्यू है प्रोडक्ट, यहाँ पे एनपी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनपी का मतलब क्या है, स्टिचियोमेट्री स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ गैसियस Product. प्रोडक्ट, गैसियस। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग क्या कर देते हैं, गैसियस प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने मोल हैं गैसियस के, एमोनिया के 2. 2। यहाँ पे जो हमने कितना लिख दिया 2 माइनस, यहाँ पे देखिए कितने मोल हैं, 4. नाइट्रोजन के 1 मोल है और हाइड्रोजन के कितने मोल है, 3. 3 मोल है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 3, और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। ओके, अब हमने क्या करा कि इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा एन जी की जगह पे माइनस रख दिया तो -2 RT। और जैसे ही रखा तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे बताना था तो हमने कहा था कि अगर आपको इस टाइप में ना समझ में आए कि किसकी वैल्यू है तो आप एक और वैल्यू पुट करके देख लीजिए। मैंने यहाँ पे रखा कि भाई मुझे 10 लाना है, कब होगा, जब किसमें से बड़े में से इसमें से कुछ माइनस करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, बड़ी है डेल्टा एच से। बोलिए क्लियर है। Yes, sir. अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। अब हमारे पास क्या है कि H2 गैस है और Br2 गैस है, और हमने क्या करा, इसके लिए जो है 2HBr ले लिया। फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ठीक है, बोले यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत। No, sir. ओके, अब हम यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, NP minus NR. एनपी माइनस एनआर। यहाँ पे एनपी का मतलब है गैसियस स्टेट में जो प्रोडक्ट होंगे उनके मोल। अगर मोल नहीं है तो क्या करेंगे, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही एज अ आप मोल ले सकते हैं। तो यहां से हमने देखा कि इसके मोल कितने हैं, 2. 2, और प्रोडक्ट में तो 2 हो गए, रिएक्टेंट में कितने हो जाएंगे, 2. इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। अगर किसी के पास
कुछ नहीं है तो हम लोग कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मुझे यहां से बताइए कि अगर मैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लिखूं, यहां से डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी डाल दूं, 0, क्योंकि हमने डाला डेल्टा 0 एन जी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर 0 आ गई तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा यू हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, MgCO3 सॉलिड से जो है हमने क्या करा कि इसको जो है कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ही कन्वर्ट किया तो यहां पे देखिए ध्यान से, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो डेल्टा एच इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके, अब जैसे ही हमने यहाँ पे डाला डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो हमने यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। ओके, अब हमारे पास क्या है, देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में सॉलिड का क्या लेना है क्या, नो सर, नो तो सर, सिर्फ और सिर्फ किसका लीजिएगा, गैस का लीजिएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, गैस का कितना मोल है, 1 मोल है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट है MgCO3 सॉलिड। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट MgCO3 सॉलिड है तो हमने कहा था कि आपको सॉलिड का जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ n वो कितना ले लेना है, 0 0। तो यहाँ से हम लिख 0 सकते हैं कि 1 - 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 1 हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया, हमने यहां से निकाल लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अच्छा, मैं डेल्टा एन जी की जगह पे, डेल्टा एन जी की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि किसकी वैल्यू बड़ी है। तो आप कहोगे कि सर डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस आर टी, मैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में 12 + 10 + 2, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसकी वैल्यू बड़ी है, डेल्टा डेल्टा एच की वैल्यू का क्या डेल्टा है, बड़ी है डेल्टा यू से। तो इस प्रकार से, ओके। ये नेक्स्ट, अभी जब हम इसको कंप्लीट करेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्म स्टेज, तो इसका जो है क्वेश्चन थोड़ा सा आगे आगे, ओके, ध्यान से। अब हम जो है इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज की बात करते हैं। इसका मतलब है कि ध्यान से सुनना, अगर याद हो तो मैंने पिछली क्लास में इंथैल्पी के बारे में बताया था। मैंने कहा था आप इंथैल्पी को एज अ हॉर्स मान लीजिए, ठीक है। और यहां से हमने क्या कहा था कि ग्रास रख दिया हॉर्स के सामने, और इस साइड हमने क्या रख दिया, इसको कहा कि भाई लोड करो, यानी कि वर्क करो। किसी भी चीज को खींच के ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्क ही तो होगा। यस ओके, सर, अगर हमने इस प्रकार से इसको कहा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, हॉर्स, ये जो है आप जब घोड़ा घास खाएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब है इंक्रीज, कि आपको मैंने कहा था कि जो इंथैल्पी होती है वो क्या हो जाती है कि इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब क्या हो गया कि जब आप रिएक्शन करा रहे होंगे तो उसका जो रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, उसमें क्या चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज कह देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने मान लिया कि कोई एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहा है, तो उसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, HP - HR। क्या हो जाएगा, HP - HR। अब हमारे पास यहाँ पे जो डेल्टा एच है उसकी दो वैल्यू आएगी, एक क्या आएगी, निगेटिव,
दूसरी क्या आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अगर निगेटिव आया तो हीट क्या होगी? पॉजिटिव। हीट रिलीज होगी, तभी तो आएगा। यस सर। अगर हीट रिलीज हुई तो हम कह देंगे कि भाई उसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। ओके, डेल्टा एच जो है अगर पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे कि हीट उसके एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? एंडोथर्मिक। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ओके। इस प्रकार से हमने क्या कहा कि भाई इसको जो है इस प्रकार से जो है हम लोग जो है क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना कि आपको ना कई बार कंफ्यूजन होता होगा कि सर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक में हम कंफ्यूज कर जाते हैं। शायद आप लोग भी करते होंगे। यस सर। ओके, कई बार जो है एंडोथर्मिक में हीट रिलीज करा देते हैं, कई बार जो है एक्सोथर्मिक में करा देते हैं। ध्यान से सुनना, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, आपके घर में एग्जॉस्टर लगा है देखें? यस सर। हाँ, जब घर के जो किचन होता है वहां पे ऊपर में छोटा सा पंखा लगा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जॉस्टर कह देते हैं। एग्जॉस्टर का काम क्या होता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो क्या करता है? अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालता है या ठंडी हवा को? गर्म हवा। गर्म हवा। क्यों गर्म हवा को निकालते हैं? इसीलिए हम लोग उसको ऊपर रखते हैं। किचन के सामने खिड़की रहता है, खिड़की के ऊपर जो एग्जॉस्टर रहता है, खिड़की से ठंडी हवा आती है। और जो एग्जॉस्टर होता है, जो गर्म मतलब जो घर से मतलब जो किचन के दौरान जो है कुकिंग के दौरान जो उससे मतलब जो गर्म हवा निकलती है वो किधर की ओर जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी कि नीचे की ओर? ऊपर। ऊपर की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हल्की होती है तो इसलिए ऊपर की ओर जाती है, और इसीलिए एग्जॉस्टर को ऊपर लगाया जाता है, ना कि नीचे में। कभी आप लोगों ने सुना है कि हाँ किसी जगह पे एग्जॉस्टर को जो है नीचे में लगा दें ताकि कि जो है वो जो है जल्दी जल्दी हो सके? नहीं, एग्जॉस्टर को ऊपर लगाया जाता है क्योंकि गर्म हवा जो है वो ऊपर की ओर जाती है, और जैसे ही ऊपर की ओर जाएगी तो जिस कारण से हम लोग कह देंगे कि वो है आपका एक्सोथर्मिक। वहां से ध्यान सुनना कि एग्जॉस्टर से एक्सोथर्मिक। अगर फिर भी याद नहीं रहे तो यहाँ पे कहना कि भाई एग्जिस्ट, एग्जिस्ट में क्या आता है? ई एक्स, एंड थर्मिक में हम लोग क्या लेते हैं? थर्मिक। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाता है? एग्जिस्ट मतलब क्या हो गया? यानी कि बाहर निकलना। तो जिसके अंदर हीट क्या हो, बाहर निकले, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। इंडोथर्मिक का मतलब क्या हो रहा है? इन का मतलब होता है एनर्जी जिसके अंदर क्या हो रही है, दे रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? इंडोथर्मिक जो है प्रोसेस कह देते हैं। ओके, अब ये समझ में आ गया होगा कि हम इसका जो है एप्लीकेशन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आइस को, ठीक है, हम हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर। वाटर या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आपने इसको हीट दिया तो ये आइस ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। यस सर। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही हमने दिया तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? इंडोथर्मिक। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया? इंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर मैंने क्या करा कि लिक्विड लिया, जस्ट अपोजिट, लिक्विड लिया और इसको आइस में कन्वर्ट कराया। अब देखो लिक्विड की सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है? सॉलिड, लिक्विड या गैस की? जो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है किसकी होती है?
सॉलिड की होती है सॉलिड या लिक्विड की होती है या गैस की होती है? सॉलिड नहीं, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो गैस की होती है। एक और बात याद रखना, जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा। उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करना चाहेगा कि रैंडम मोशन करना चाहेगा। देखते होंगे कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करना चाहते हैं कि बहुत तेजी से मूव करना चाहते हैं। तो जिस कारण से आपके पास क्या हो जाएगा कि बहुत तेजी से जो है वो क्या करेगा, आपका जो है जिग जैग मोशन करेगा। आपको मैं ऐसे समझाता हूं कि देखिएगा, जो आदमी स्टेबल होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के स्टेप लेता है। खास करके आप देखिएगा गवर्नमेंट वाले जो एम्प्लॉय होते हैं वो काफी सोच समझ के गए। वो ये नहीं कहेंगे चलो यहाँ से निकल जाओ, वो कहेंगे काउंटर नंबर 3 पे जाइए, काउंटर नंबर 3 वाला कहेगा 4 पे जाइए, 4 वाला 3 पे कहेगा। ऐसा ही कहते हैं, कई बार गए होंगे। या वो आप में कमी निकाल के काम नहीं करेगा, दो में से एक ही होता है। वो ये कहेगा, आपको ऐसा नहीं कहेगा कि एक बार में 4 गलती है तो नहीं। पहले वो क्या करेगा, जैसे मान लो कि आप कहीं गए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं जो है खाता खुलवाने गया बैंक। अगर सपोज करो कि बैंक में जो है मैंने फॉर्म फिल किया, तो पहला गलती निकालेगा और उसके बाद कह देगा कि ये गलती है, आप इसको सुधार के लेके आओ। सुधार के लेके आओगे, फिर जो है आप लाइन में लग के जाओगे, फिर से दूसरा गलती निकालेगा। इसी तरीके से वो एक दिन के काम को 3 दिन में करेगा। उसके लिए जो है बेनिफिट होगी कि भाई हमने दिखाया कि भाई इतनी सारी भीड़ है। और इसी कारण से हम लोग जो है क्या करते हैं कि इस प्रकार से करते हैं। आपको मैं एक्सोथर्मिक का एक जीता जागता एग्जांपल दिखाता हूं। आप लोगों ने चूना का नाम सुना है? यस सर। कभी आप लोगों ने चूना को पानी में फूलते हुए देखा है? तो देखिएगा कि अगर आप लोग जो है चूना को, जो पत्थर वाला चूना होता है, अगर आपने उसको पानी में डाल दिया तो देखना कैसे बबल करता है, यानी कि जो खौलता है, ऐसा लगता है कि पानी जो है बॉयल कर रहा है। तो वहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। चाहे आप बर्न करो कैंडल को, आयरन को, इस प्रकार से वहां सभी में जो है क्या हो जाता है, आपका जो रिएक्शन हो जाता है वो कैसा हो जाता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हो जाता है। एक्सोथर्मिक का मतलब हो जाता है जिसके अंदर क्या हो जाए, हीट क्या हो, रिलीज हो। अच्छा, रिलीज। यहाँ पे डेल्टा एच का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा एच पी माइनस एच आर। अगर एच पी बड़ा होगा तो वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है हीट ऑफ रिएक्शन वो बड़ा होगा एचपी से। क्या ये बात समझ में आ गई? सर फिर से बताइए। मैं समझाता हूं। मैंने कहा कि मैं आपको ना ग्राफ से समझाता हूं कि यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी और यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी आपको समझाता हूं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब ये एनर्जी कुछ इस प्रकार से मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। अगर मैंने कहा कि भाई एचपी ये मुझे निगेटिव लाना है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या लाना है, मुझे निगेटिव लाना है, तो एचपी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, आपको छोटी रखनी पड़ेगी, तभी तो निगेटिव आएगा। यस सर। और एच आर की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, बड़ी रखनी पड़ेगी, तभी तो ये वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई एच आर की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। यहां से ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन क्या क्या बता रहा है, मैं आपको फिर से समझाता हूं, ध्यान सुनना। यहाँ पे ये कह रहा है कि पहले कंपाउंड जो था उसकी एनर्जी इतनी थी, सपोज कीजिए 20 मान लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमने कितनी मान ली, 10 मान ली, 10 किलो जूल। तो अब हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी है, 20, 20। तभी तो -10 आएगा। इसीलिए मैंने कहा एच आर की वैल्यू ज्यादा होगी एचपी के कंपैरिजन में। ओके, अब यहाँ पे ये एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, क्योंकि डेल्टा नेगेटिव है, इसका मतलब है रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है? Release. एनर्जी इज रिलीज। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ओके ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझा, अगर मैंने कहा था कि रिएक्टेंट से कम प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, तो एनर्जी जिसकी कम होती है तो वो कंपाउंड क्या होता है? स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? स्टेबल होता है। Stable. वेरी गुड। अच्छा, मैंने कहा भी था कि वहां पे क्या हो जाता है कि आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। सॉरी, आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तभी तो स्टेबल आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंपाउंड आर मोर स्टेबल। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंपाउंड आर स्टेबल। तो वो क्या हो जाएगा कि स्टेबल हो जाएगा, या यहां से हम लोग कह सकते हैं इन एक्सोथर्मिक एनर्जी इज आउट। एनर्जी इज आउट या रिलीज, जो भी आपको कहना है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है बेसिकली क्या था, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आपके पास इंडोथर्मिक हो। इंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि मुझे आइस को मेल्ट कराना है। आइस को क्या कराना है? जो है, Melt. हाँ, लिक्विड में करना है। अगर मैंने क्या करा कि आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कब होगा? जब इसमें आप क्या करोगे? हीट करोगे। Yes, तभी, sir. ऐसा तो नहीं होता ना कि ठंडा करोगे तो वो जो है लिक्विड में होगा, नहीं। अगर आइस को आपने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। या आपको जहां भी, जैसे आप लोगों ने कई बार जो है आयरन को मेल्ट करते हुए देखा होगा, तो वो अगर जैसे कई बार जो है आप अगर वेल्डिंग की दुकान में जाओगे तो वो क्या करता है? आयरन को मेल्ट कराता है। अगर वो आयरन को मेल्ट करा रहा है तो उसको हीट क्या करनी पड़ रही है? देनी पड़ रही है। Very अगर जहां देते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, यानी कि जहां हीट देते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? इंडोथर्मिक। इस good. प्रकार से बहुत सारे जो है आप गैस को वेपर में कन्वर्ट करो। यहां से डेल्टा एच का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? कहोगे सर एच पी माइनस एच आर हो जाएगा। ठीक है, ओके, एच पी माइनस जो है एच आर हो जाएगा। अब जैसे ही एच पी माइनस एच आर कर दिए, तो यहां पे मुझे बताइए किसकी वैल्यू बड़ी होगी? HP. एच पी की वैल्यू बड़ी होगी। वेरी गुड। अब यहां पे देखिए, एच पी की वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब है क्या होगा? कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। तो ये एनर्जी क्या होगा? कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। तो यहां पे देखिए, अगर मैंने इसको 10 मान लिया, इसको 20 मान लिया, देखिए एचपी की वैल्यू बढ़ी है। अगर एचपी की वैल्यू बढ़ी है, ये कैसा है? इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक में एनर्जी क्या करते हैं? Absorb. एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां पे भी एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ठीक है, ओके। तो यहां से इस प्रकार से हमने कहा कि भाई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं इन एंडोथर्मिक रिएक्शन कंपाउंड आर लेस स्टेबल? क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट की एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? Come. कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने लिखा इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन
in exothermic reaction compound are less stable. इसीलिए तुरंत देखना कि आप अगर जो आयरन को मेल्ट कर देते, अगर वो उसी अवस्था में रहना चाहता तो हमेशा लिक्विड में रह जाता। अगर आपने किसी को चेंज कर दिया, लेकिन क्या वो रहता है? क्या नहीं, वो तुरंत अपने आप को स्टेबल करने के लिए एनर्जी को क्या कर देता है? बाहर फेंक देता है। इसी कारण से वो क्या करता है? इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंपाउंड आर लेस स्टेबल। वो जो है कैसा हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। या कह सकते हैं इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सर ये एंडोथर्मिक नहीं है। अच्छा सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ओके, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे इन एंडोथर्मिक रिएक्शन कंपाउंड या इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज टेकन, या इसको आप कह सकते हो एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना कि इसके अंदर जो है कंपाउंड जो मिलेंगे वो लेस स्टेबल मिलेंगे। अब देखो ध्यान से कि A प्लस बी को हमने हीट कराया तो आपके पास क्या बना? C। तो यहां पे हमने क्या करा कि अगर आप किसी चीज को एनर्जी दे रहे हो तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी को रिएक्शन करा रहे हैं सी के साथ और एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसका जो वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं? यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव ले लेते हैं। कहते हैं ना, आग जलाता है पानी बुझाता है, ऐसे कोई डायलॉग सुने आप लोगों ने? यस सर। हाँ, किसी पिक्चर में कहता है ना, जो है आग जलाता है पानी डुबोता है और भाई तड़पाता है, ऐसे कुछ डायलॉग है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो इस प्रकार से याद रखना कि जहां एनर्जी देते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है, और वैसे मैंने कहा था हीट अगर जो किसी चीज को मिल रहा है तो आप उसको पॉजिटिव ले लीजिए, और अगर जो हीट निकाल रहे हैं तो आप उसको हम क्या ले लेंगे? निगेटिव ले लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई किन किन फैक्टर पे आपका जो है ना ये इंथैल्पी डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो है ये फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मतलब है कि आप किस अवस्था में रिएक्शन को करा रहे हैं, सॉलिड में करा रहे हैं, लिक्विड में करा रहे हैं, या गैस में। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन जो होगा किस में होगा, सॉलिड में, लिक्विड में, या गैस में? बताइए किस स्टेट में सबसे ज्यादा फास्ट होगा? तो आप कहिएगा कि गैसियस स्टेट में। क्यों गैसियस स्टेट में? क्योंकि वो चाहेगा, जो अनस्टेबल होता है वही तो चाहेगा कि हम स्टेबल हो। यस सर। इसी कारण से गैसियस स्टेट वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा जो है अपनी एनर्जी को फटाफट से जो है रिलीज करके वो अपने आप को स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गैस की एनर्जी ज्यादा है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पर से जो है ये मोर एनर्जी से लेस एनर्जी हो रहा है, क्योंकि कंपाउंड तभी रिएक्ट करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं जब वो क्या आ जाएंगे? लेस स्टेबल, यानी मोर स्टेबल हो जाएंगे। मोर स्टेबल का मतलब है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम होगी। रिलीज। तो यहाँ पे हाँ, माना कि इसकी एनर्जी जो है, मैंने मान लिया कि -40 किलो जूल जो है एनर्जी रिलीज हुई। कोई कंपाउंड बनता है तो उसका तभी बनता है जब वो अपनी एनर्जी को क्या करे? कम कर सके, और कम करेगा तो इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो इसका मतलब है ये रिएक्शन कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। वेरी गुड, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। हमने दूसरा रिएक्शन लिखा, सिमिलर है, और यहां पे ना -60 किलो जूल आ गया। तो एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर पूरा का पूरा रिएक्शन सेम है, फिर ये एनर्जी ऐसा क्यों लिखे? ये डेल्टा एच एग्जैक्ट नहीं है, ये बस रैंडमनेस है, किसी भी तरीके से मैंने ले लिया। अब कई बच्चे के मन में आएगा कि सर आपने इसकी वैल्यू चेंज क्यों कर दी? कोई मुझे बताएगा क्यों चेंज हुई होगी? H2O लिक्विड में लिया है, नीचे में और ऊपर में गैसेस। वेरी गुड दीक्षा। अगर गैसेस में है
तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी या लिक्विड वाले की ज्यादा एनर्जी होगी? gases, गैसेस की एनर्जी ज्यादा होगी, लिक्विड की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। सबसे कम किसकी हो जाएगी? सॉलिड की। अगर मैं एक स्टेप और लिख देता यहाँ पे कि इन केस मैं क्या करता कि यहाँ पे H2 को मैं रिएक्ट कराता गैस से और साथ में हाफ O2 ले लेता गैसेस स्टेट का, और यहां से मैं H2O सॉलिड बनाता, तो डेल्टा H की वैल्यू मान लेता कि करीब करीब जो कितना हो जाता, 200 किलो जूल। यहां से हमें ये सीखने के लिए मिल रहा है, ध्यान सुनना, कि गैस की एनर्जी ज्यादा है। याद रखना कि निगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर जितनी बड़ी है वो वैल्यू आपकी उतनी छोटी हो जाती है निगेटिव में। अब यहाँ पे देखा मैंने कि 40 जूल है, इसका मतलब है ये एनर्जी बड़ी है। तो यहां से गैस से लिक्विड जाने में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां जाने में उसने कितना लूज कर दिया, 20 किलो जूल जो है एनर्जी लूज कर दिया। ठीक है, ओके। अब यहां से हमने ये सीखा कि सर गैस की एनर्जी ज्यादा थी, जिस कारण से लिक्विड में आने में उसने 20 किलो जूल एनर्जी क्या कर दी, लूज कर दी। सिमिलरली अब यहां पे इसने क्या कर दिया, और ज्यादा जो है लूज कर दिया होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी होती चली जाती है। और इस प्रकार से हमने क्या करा कि इनकी जो है वैल्यू को याद रखना। ये वैल्यू याद नहीं रखिएगा, बस ये रैंडम जो है आपको समझाने के लिए बताया कि यहाँ पे इसका मतलब है कि डेल्टा एच से डेल्टा जो है गैस से लिक्विड में जा रहा है, जिस कारण से इसको इतनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। ओके, आपसे मैं पूछूं कि एलोट्रॉप्स क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एलोट्रॉप्स कह देते हैं। ठीक है, कोई भी हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, तो कहिएगा 3। कौन कौन से? कहिएगा डायमंड, ग्रेफाइट एंड बल्क मिस्टर फ्लोरीन। तो ये क्या है, इनके एलोट्रॉप्स हैं, जो उनके डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, एलोट्रॉप्स कह देते हैं। अब एलोट्रॉप्स देखिए सारे के सारे, आप चाहे तो ग्रेफाइट ले लीजिए, चाहे तो आप डायमंड ले लीजिए, चाहे तो आप क्या ले लीजिए, बल्क मिस्टर फ्लोरीन ले लीजिए। ठीक है, अगर हम तीनों में से देखेंगे तो ये कार्बन से ही बना होगा, वो अलग बात है, ये 3 से बने होंगे और ये 4 से बने होंगे, और ये जो है पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप से जो है स्ट्रक्चर जो है केज लाइक बनाते हैं या फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, इस प्रकार से जो है ये कह देते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि सर अगर जो इसका एलोट्रॉप्स होगा तो वो क्या करेगा, आपकी जो इंथैल्पी होती है वो अलग अलग देगी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो इंथैल्पी निकलेगी डेल्टा H1 निकलेगी, और इसकी इंथैल्पी निकलेगी डेल्टा H2। क्या डेल्टा H1 डेल्टा H2 सेम होगा या नहीं होगा? अलग होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे डेल्टा H1 नॉट इक्वल टू डेल्टा H2, क्योंकि कार्बन को तोड़ना में, कार्बन में ग्रेफाइट को तोड़ना अलग लगता है, और जो डायमंड को तोड़ने में अलग एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए ये किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल जो है, यानी कि जो है एलोट्रॉप्स ऑफ रिएक्टेंट एंड जो है प्रोडक्ट्स पे जो है आपकी एंथैल्पी जो है डिपेंड करती है। ओके, सेकंड, सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस सॉल्वेंट। आप सॉल्यूशन जब बना रहे हैं उस सॉल्वेंट को कैसा ले रहे हैं? अगर मैं कहूं कि मुझे अगर किसी सॉल्यूशन को बनाना है तो सबसे आसानी से आप कहां पे सॉल्यूशन बना सकते हैं? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? गैस, गैस में। तो अगर आप सॉल्वेंट को गैस लेते हो तो सबसे अच्छा होगा। अगर आप कोई कहेगा कि सर मैं सॉलिड ले लूं तो क्या दिक्कत आ जाएगी, तो जल्दी मिक्स नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में अगर ठंडे पानी में चीनी घोलते तो क्या घुलता है क्या? नो सर। तो हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो वही चीज कह रहा है
जो सॉल्यूशन होगा इन विच रिएक्शन टेक प्लेस सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट को किस टाइप से आप ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, इन पे भी वो क्या करता है, डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट, ये जो है ना टेम्परेचर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। कहोगे सर ये स्वाभाविक सी बात है कि किसी सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं और ले रहे हैं, इसी पे बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ में प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। अब देखो हुआ क्या कि हम लोग जो है ना अलग अलग रिएक्शन की इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी निकाल रहे थे। अच्छा, चेंज इन इंथैल्पी को ही हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन भी कह देते हैं। हम अलग अलग रिएक्शन का निकाल रहे थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 3 कंडीशन ले लेता हूं। एक बार मैंने जो है ना आज के समय, यानी कि जो है एक बार मैंने हिमाचल में रिएक्शन कराया, एक बार मुंबई में, एक बार केरल में रिएक्शन कराया, आज के दिन ही सेम टाइम पे। मुझे बताइए कि क्या तीनों का टेम्परेचर सेम होगा क्या? No, sir. अगर तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो वैल्यू जो आएगी चेंज ऑफ इंथैल्पी की, या फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी का, या रिएक्शन ऑफ हीट रिएक्शन का, जो है अलग अलग वैल्यू आ गया तीनों स्टेट में। Yes, sir. या बशर्ते हम लोग जो हिमाचल में भी 3 अलग अलग प्लेस में कराएंगे, तो हो सकता है कि कहीं ज्यादा ठंडी हो, कहीं कम ठंडी हो, कहीं जो है बिल्कुल गर्मी हो। तो इसीलिए इन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने, कि नहीं एक काम करते हैं, हम लोग जो है ना स्टैंडर्डाइज्ड कर देते हैं। अगर किसी भी चीज पे 0 लग जाए तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हो जाता है कि टेम्परेचर जो है आपको रूम टेम्परेचर लेना है। टेम्परेचर कैसा ले लेना है? रूम टेम्परेचर ले लेना है। ठीक है, हमने जो है टेम्परेचर कैसा ले लिया? रूम टेम्परेचर ले लिया। ओके, और हमने जो है प्रेशर जो है रूम प्रेशर ले लिया, यानी कि 1 atm ले लिया। और आप सभी को पता है रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और उसका जो सॉल्यूशन लिया 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब क्या हो जाता है? 1 मोल जो है पर लीटर में जो होगा उसी को 1 मोलर कह देते हैं। जब आपने ये कंडीशन ले लिया तो इस पे जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम लोग कह देते हैं स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब हमें यहां से ध्यान सुनना कि अगर कोई फ्री स्टेट में हो, अगर कोई फ्री स्टेट में हो या किसमें हो, नेचुरली अकरिंग हो रहा हो, ठीक है, नेचुरली क्या हो रहा हो, अकर्स कर रहा हो, तो उसका जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी है वो आप 0 ले लीजिएगा। अगर कोई भी फ्री स्टेट में, मतलब जो है जो जिस अवस्था में पाया जा रहा है वो उसी अवस्था में, जैसे H2Cl2 N2O2, इन सभी का जो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या Zero. ऐसे कह सकते हैं हाँ, कि जो सिमिलर टाइप से जो बने होंगे उसको हम लोग क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। मैं यहां लिख सकता हूं डेल्टा H0 ऑफ O2, बताइए क्या हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा। अच्छा, मैं डेल्टा H0 ऑफ आपसे N2 पूछ दूं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा H0 ऑफ S8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर सिमिलर टाइप से जो बने होते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा H0 ऑफ P4, क्या हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो नेचुरली या फ्री स्टेट में पाया जाता है या उसी टाइप के सिमिलर कंपाउंड से बने होते हैं या एलिमेंट से बने होते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं? आपका फ्री स्टेट। और उसकी जो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी जो है क्या ले लीजिएगा? 0 ले लीजिएगा। 0. ओके, अब ध्यान सुनना कि जो डेल्टा H0 ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड में, हम डेल्टा H0 को ग्रेफाइट वाले को 0 लेते हैं, जबकि डायमंड वाले को नहीं लेते हैं। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि रिएक्शन में ना आपको कई बार डायमंड दिखेगा। अगर ग्रेफाइट दिख गया तो आप उसकी डेल्टा H की जो वैल्यू है वो क्या ले लीजिएगा? 0. 0। और डेल्टा H0 अगर आपको डायमंड दे दिया कार्बन के जगह पे, C लिख के D लिख दिया जाए, तो आप समझ जाना वो ऐसा क्लियर कर देगा डायमंड है। आपको मैं जब नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा तो किस टाइप के जो है क्वेश्चन होते हैं।
तो वहां पे आपको क्या ले लेना है, डायमंड ले लेना है, ठीक है। ओके, अब अगर हमने डायमंड ले लिया तो उसकी जो इंथैल्पी है वो जीरो नहीं होगी। स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी डायमंड की जो आपकी इंथैल्पी होती है वो जीरो नहीं होती है, जबकि इसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है ग्रेफाइट की। ओके, अब हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है। अगर मैं इसी चीज को एक मोल के लिए निकालूं तो हम इसको क्या कह देते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह देते हैं। वही चीज कहता है अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब और रिलीज when 1 mole of compound is formed by its constituent element in their free natural state। अगर जैसे मैंने क्या करा कि H2O2 को रिएक्शन कराया तो आपको जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट वो सिर्फ और सिर्फ एक मोल के लिए निकालते हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मैंने यहां पे लिया H2 प्लस O2 और यहां पे हमने क्या करा कि H2O को कर दिया। हम बैलेंस करते हैं, हमें प्रयास करना है कि इसको 1 मोल ही रखा जाए। अब देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, हाफ। अगर ये 1 मोल के लिए जो है आपने कितनी एनर्जी दी या ली, इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह देते हैं। और इन्हीं के बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास में जो है डिटेल में बात करेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।